नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास का चैप्टर, विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। विश्व इतिहास की जो बुक है डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक, उन बुक से कुछ विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें हमारी 3 क्लास पहले हो गई है। आज चौथी क्लास हम शुरू करने वाले हैं। चौथी क्लास का आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रबोधन काल। तो प्रबोधन काल से संबंधित जितने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू हुए प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो प्रबोधन काल शुरू हुआ उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो तर्क वितर्क, धर्म सहिष्णुता, मानवता और वैज्ञानिकता। तो ये चारों ही है जो प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषताएं थी। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। प्रबोधन युग में मध्यकालीन परंपराओं का खंडन किया गया। इस युग में ईश्वरीय सत्ता, दैवीय सिद्धांत, परंपरागत ढांचा आदि पर विश्वास न किया जाकर तर्क, धर्म, सहिष्णुता, विवेक, मानवता व वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो वैज्ञानिक क्रांति की यहाँ विशेषताएं पूछी है कि वैज्ञानिक क्रांति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला कि प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल दिया गया, यह सत्य है। दूसरा, प्रत्येक समस्या विषय का वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया जाने लगा, यह भी सत्य है। तीसरा कि परंपरागत विधियों का खंडन किया जाने लगा, यह भी सत्य है। चौथा है कि धर्मशास्त्रों पर से अंधविश्वास का खंडन किया जाने लगा, तो यह भी सत्य है। तो चारों ही ऑप्शन जो इसके राइट होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब व्याख्या। 17वीं सदी से पहले यूरोप में अंधकार युग था, लेकिन 17वीं सदी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हुई और अंधकार युग का अंत हुआ। उक्त चारों विशेषताओं को ही वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष वैज्ञानिक क्रांति के जनक गैलीलियो थे। वैज्ञानिक क्रांति के जनक गैलीलियो थे, यह बात किसने कही। तो यह बात कही थी अलेक्जेंडर कायरे के द्वारा। अलेक्जेंडर कायरे ने कहा था कि वैज्ञानिक क्रांति के जो जनक है वो गैलीलियो थे। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से अरस्तु व टोलेमी का खंडन किया। वस्तु का वेग उसकी दूरी पर निर्भर करता है, न कि उसके भार पर। यह बात कही थी गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कि सिडेरियस नॉन्टियस नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो सिडेरियस नॉन्टियस रचना जो लिखी थी वो लिखी थी गैलीली के द्वारा। गैलीलियो गैलीली की रचनाएं की इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें एक तो है सिडेरियस नॉनवियस और दूसरी है डायलॉग कन्वर्सिंग टू द सिस्टम ऑफ दी वर्ड। तो ये दो रचनाएं हैं जो गैलीलियो की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना कब की गई। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी नवंबर 1660 के अंदर। तो 500 में 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। लंदन में नवंबर 1660 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई, जो वैज्ञानिकों को संरक्षण देती थी। इस संस्था ने फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन नामक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। पहला है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, ये सही है। दूसरा, गति के 3 नियम दे, यह भी सही है। न्यूटन ने 1665 का वर्ष मिरेकल ईयर, चमत्कारी वर्ष साबित हुआ। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो इसके राइट है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1, 2 और 3। इंग्लैंड निवासी आइजक न्यूटन 1642 से 1727 इनका जीवन काल था। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना जो 1666 में की गई थी। 1666 में फ्रांस में कोलबर्ट के सुझाव पर फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन से विद्वान थे जो अपनी टेबल पर न्यूटन की फोटो रखते थे। तो न्यूटन की फोटो रखने वाले विद्वान कौन थे। तो वह विद्वान थे आइंस्टाइन और हॉकिंस। ये दोनों ये जो अपनी टेबल पर न्यूटन की फोटो रखते थे। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो, किसने कहा। यह बात किसने कही थी कि इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। यह बात कही थी वाल्टेर ने। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। वाल्टेर ने चर्च के पाखंड व
ईसाई धर्मशास्त्र की व्याख्याओं को नष्ट करने की बात कही थी। वोल्टेयर की प्रसिद्ध उक्तियां हैं, 100 चूहे के बजाय एक सिंह का शासन उत्तम है, न तो पवित्र है, न रोमन है और न ही साम्राज्य है। नोट, इस कथन को नेपोलियन ने भी दोहराया था। वोल्टेयर को किंग की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वोल्टेयर की है। तो यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से हमें बताने की कौन कौन सी जो रचनाएं वो वोल्टेयर की रचनाएं हैं। तो सबसे पहली है लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वोल्टेयर की रचना है। दूसरे नंबर पर है एन एरा ऑफ लुई 14, ये भी वोल्टेयर की ही रचना है। तीसरे नंबर पर है ट्राइटिस ऑन टॉलरेंस, यह भी वोल्टेयर की ही रचना है। और चौथे नंबर पर है एन एम से ऑन द कस्टम एंड स्पिरिट ऑफ नेशन, तो ये भी वोल्टेयर की ही रचना है। तो ये चारों रचनाएं जो वोल्टेयर की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वोल्टेयर, जिनका जीवन काल था 1694 से 1788 तक, वे उच्च कोटि के लेखक थे, दार्शनिक थे और इतिहासकार थे। इनकी प्रमुख मान्यताएं निम्न है। इनकी मान्यताएं क्या थी कि संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्राकृतिक अधिकारों के पोषक थे और लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। तो इनकी ये 3 प्रमुख मान्यताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंग्य शैली में लिखी गई रचना पर्शियन लेटर्स किसकी है। तो पर्शियन लेटर्स जो रचना है, ये व्यंग्य शैली में लिखी गई एक रचना है और यह रचना लिखने वाले रचनाकार थे मोंटेस्क्यू। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मोंटेस्क्यू, जिनका जीवन काल 1685 से लेकर 1755 ईस्वी तक का है, स्वयं कुलीन व वोर्दो की पार्लिमा का न्यायाधीश था। पर्शियन लेटर्स के अलावा मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा नामक वैदिक ग्रंथ लिखा था। प्रसिद्ध सिद्धांत शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन भी इन्होंने ही दिया था। संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, यह बात किसने कही थी। तो किसने कहा था कि मनुष्य जो स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, तो यह बात कही थी रूसो ने। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। रूसो, जिनका जीवन काल है 1712 से 1728। रूसो का मुख्य रूसो का मुख्य ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिसकी शुरुआत इसी पंक्ति से होती है। सामान्य इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत भी रूसो ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रूसो ने नहीं लिखी। तो इसमें से कौन सी रचना जो रूसो ने नहीं लिखी। तो यहाँ पर 4 रचनाओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से हमें वो रचना बतानी है जो रूसो की नहीं है। तो सबसे पहली है एमिली या एमएलए, ये रूसो के द्वारा लिखी गई है। द कन्फेशन, स्वीकोक्ति, ये भी रूसो की है। जूली या द न्यू हेलोइज, ये भी रूसो के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर जो रचना है राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन जो रूसो की रचना नहीं है बल्कि टॉमस पेन की रचना है। तो यह टॉमस पेन की रचना है, न कि रूसो की। तो 4 नंबर है जो इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है रूसो की नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट ऑफ मैन रचना टॉमस पेन की है। राइट ऑफ मैन जो रचना ये टॉमस पेन की है। उक्त रचनाओं के अलावा रूसो की रचना डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स है। इस रचना में उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, आधुनिकता पर प्रहार किया। रूसो की नैतिक विकास को वास्तविक प्रगति मानते थे और कहते थे कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। रूसो प्रजातंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यहाँ 2 कथन दे रखे हैं। इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन गलत है। तो सर, पहला कथन है कि रूसो राजतंत्र में विश्वास न करके प्रजातंत्र में विश्वास करते थे, यह बात सत्य है। दूसरा, इसका कारण आर है कि समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का अधिकार प्रजातंत्र ही दे सकता है, और रूसो ऐसा मानते थे, तो ये भी सत्य है। तो एक ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। रूसो प्रजातंत्र में इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि प्रजातंत्र ही समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के अधिकार दे सकता है और नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग प्रजातंत्र में ही कर सकता है। अगला प्रश्न है कि फिलोसॉफिकल थॉट की रचना किसने की। तो फिलोसॉफिकल थॉट की रचना करने वाले जो रचनाकार थे, जो विद्वान थे, उनका नाम है दिदरो।
तो दिद्रो ने जो फिलोसॉफिकल थॉट की रचना की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दिद्रो, जिनका जीवन काल 1713 से 1784 ईस्वी है, इन्होंने विश्वकोश का संपादन किया। दिद्रो का विश्वास था कि सत्य ज्ञान के सभी दोषों का निराकरण और सुख की वृद्धि हो सकती है। दिद्रो ने पुरातन संस्थाओं का विरोध किया। फिलोसॉफिकल थॉट की रचना दिद्रो ने ही की थी। अगला प्रश्न है कि किस काल को राजतंत्रों का पश्चाताप काल कहा जाता है? तो राजतंत्रों को पश्चाताप का काल किस काल को कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रबोधन काल को। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17वीं-18वीं सदी से शुरू हुए काल को प्रबोधन काल कहा जाता है। इस काल को ही राजतंत्रों का पश्चाताप काल भी कहा जाता है, क्योंकि राजा व समाज व्यवस्था में प्रबुद्ध विचारों के अनुसार परिवर्तन करने पड़े। विभिन्न कानून संहिताएं बनी, संविधान बनाए गए, मानव केंद्रित कार्य किए जाने लगे। तो इन कारणों की वजह से जो इस प्रबोधन काल को राजतंत्रों का पश्चाताप काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिक में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो इस प्रबोधनकालीन दार्शनिक समूह से संबंधित नहीं है? तो वह है एडमंड बर्क। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। एडमंड बर्क ब्रिटिश दार्शनिक और राजनेता थे। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया था। इन्होंने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला कहा था। अन्य प्रबोधनकालीन दार्शनिक मोंटेस्क्यू, रूसो और वोल्टेयर है। 18वां नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जिसने आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार और विचार की स्वतंत्रता के मौलिक विचारों को स्थापित किया था, इनके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे जॉन लॉक। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं, जॉन लॉक यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं दे रखी है, जिनमें सबसे पहली है द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पर है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन और तीसरे नंबर पर है थॉट्स ऑन एजुकेशन। तो ये तीन जो प्रमुख रचनाएं हैं ये जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विचारक ने तर्क दिया कि मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा तथा वेलम ओमनिया कॉन्ट्रा ओमनेस, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध। तो मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा, यह तर्क किसने दिया था? तो यह तर्क देने वाले विद्वान थे वो थे थॉमस हॉब्स। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचना है लेवियाथन। लेवियाथन है जो थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए में कहा गया कि आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया, तो यह बात सत्य है। दूसरा कथन है, दूसरा जो कारण दे रखा है कारण आर, वो है कि 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर लिया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ था, तो यह भी सत्य है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो कथन की सही व्याख्या है। तो एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर कुछ वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है कि प्रबोधन शब्द 18वीं शताब्दी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, प्रबोधन लेखकों का उद्देश्य है पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज संस्थाओं के ज्ञान का निर्माण करना था, तो यह बात है जो गलत है। तीसरे नंबर पर है कि प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की इस उस दौर की हर परंपरा को आलोचना व अन्वेषण की नजर से देखा था, तो यह भी सत्य है। और चौथा नंबर, प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है? तो इसमें भी यही पूछा कि कौन सी है जो प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला है मुद्रण संस्कृति का आविर्भाव, तो ये तो सत्य है। दूसरा, पाप की मूलभूत ईसाई अवधारणा को स्वीकृति और यह
विश्वास की मनुष्य के स्वभाव को धर्म ग्रंथों के विश्वास के अनुसार दोष रहित बनाया जा सकता है। तो ये बात है जो गलत है, ये प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है। तीसरे नंबर पर है राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने के लिए जनता की राय के विकास में विश्वास है, तो ये सत्य है। और चौथा, सभी बड़ी संस्थाओं तथा रिवाजों के संदर्भ में तर्क, आलोचना तथा सामान्य बुद्धि का प्रयोग, तो 4 नंबर भी सही है। तो इसमें पूछा है कि प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। और इसके साथ ही आज की क्लास जो विश्व इतिहास का आज 4th चैप्टर था, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात जो आगे हम 5th नंबर चैप्टर शुरू करेंगे कल, वो है वाणिज्यवाद व औद्योगिक क्रांति। तो वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्नों को हम कल सुबह 9 बजे करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।